नमस्कार, सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और हम पढ़ेंगे कक्षा 4 व्याकरण अध्याय 21 निबंध लेखन। तो आज हमारा अध्याय कौन सा है बच्चों? निबंध लेखन। देखिए, निबंध लेखन एक कला है। क्या है? निबंध लेखन एक कला है। निबंध लिखने के लिए विषय की पूरी जानकारी और भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसमें किसी भी विषय पर अपने विचार क्रम से लिखे जाते हैं। क्या होना चाहिए? जब हम निबंध लिखते हैं तो हमें भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और विषय की जिस विषय पर लिख रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अच्छा देखिए, निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी? निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। निबंध के विषय को अनुच्छेदों में बांट लेना चाहिए कि मतलब छोटे। निबंध की भाषा सरल, सहज, स्पष्ट होनी चाहिए और उचित विराम चिन्हों, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। जब हम निबंध लिखते हैं तो विराम चिन्ह और लोकोक्तियां, मुहावरे जो कभी हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हमें हमें निबंध लिखना किस पर? मेरा प्रिय मित्र। किसके विषय पर? एक विषय है हमारा कि मेरा प्रिय मित्र। तो एक एक विषय हमारा फिक्स हो गया है, मजबूर है कि हमें इस पर मेरे प्रिय मित्र पर निबंध लिखना है। आपको मैं बता चुकी हूँ कि निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए इसको अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं आपस में अच्छे मित्र होते हैं। यहाँ सभी मित्रता, एकता, सहनशीलता व सहयोग जैसी भावनाओं को अपने अंदर विकसित करते हैं। मेरे भी कई मित्र हैं, कुछ घर के आसपास और कुछ विद्यालय में पढ़ने वाले हैं। उन सभी मित्रों में तरुण मेरा सबसे प्रिय मित्र है। वह हमारे घर से थोड़ी दूरी पर हमारी ही कॉलोनी में रहता है। तो यहाँ पर देखिए, विद्यालय में कैसे छात्र छात्राएं कैसे होते हैं, आपस में बहुत अच्छे मित्र होते हैं। यहाँ सभी मित्रता, एकता, सहनशीलता, सहयोग जैसी भावनाओं को क्या करते हैं? अपने अंदर विकसित करते हैं। मेरे भी कई मित्र हैं, कुछ घर के आसपास, कुछ विद्यालय में पढ़ने वाले। कुछ तो ऐसा है मेरे घर के आसपास के रहने वाले हैं, कुछ विद्यालय में रहते हैं। और क्या है? उन सभी मित्रों में तरुण सबसे प्रिय मित्र है। मेरा कौन है सबसे प्रिय मित्र? तरुण। वह हमारे घर से थोड़ी दूरी पर हमारी कॉलोनी में रहता है। वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। उसके पिताजी एक अध्यापक हैं। वे मेरे पिताजी के मित्र हैं। तरुण बड़े सौम्य स्वभाव का, हंसमुख व मिलनसार है। कैसा है तरुण? सौम्य, हंसमुख व मिलनसार। विद्यालय में सभी विद्यार्थी उससे प्रसन्न रहते हैं। वह किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता, सदैव सत्य बोलता है। जरूरत पड़ने पर वह सभी की मदद भी करता है। सभी शिक्षकों का सम्मान करता है। विद्यालय में होने वाले सभी वार्षिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेता है। उसको क्रिकेट का बहुत शौक है। उसके जैसा मित्र पाकर मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। इसके बारे में लिखा, अपने मित्र के बारे में। तो इसमें क्या लिखा? एक हमने विषय बनाया, मेरा प्रिय मित्र के बारे में, उसकी अच्छाइयाँ हमने लिखी। के साथ हम कैसे रहते हैं, हमारा कितना मन लगता है, वो हमारा कितना सहयोग करता है, उसकी क्या अच्छी बातें हैं, उसकी विशेषता हमने लिखी। तो ये निबंध आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और उदाहरण। अब हम लिखेंगे निबंध दशहरा। दशहरे के बारे में तो आप सबको पता है, दशहरा क्या होता है, आप सभी अच्छे से जानते होंगे। एक साल में एक बार दशहरे का पर्व आता है भारतवर्ष में। ठीक है? देखो, भारत त्योहारों का देश है। भारत में भी समय समय पर क्या होते हैं? अनेकों प्रकार के त्योहार होते रहते हैं। त्योहारों में हमारी संस्कृति की झलक दिखाई देती है। होली, दिवाली, दशहरा आदि यहाँ के प्रमुख त्योहार माने जाते हैं। ठीक है? दशहरा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। अब आपसे कोई ये पूछ सकता है
कि दशहरा कब मनाया जाता है। तो आप क्या आंसर देंगे, क्या जवाब देंगे, उत्तर क्या देंगे? दशहरा कब मनाया जाता है? दशहरा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान राम ने लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसी की याद में हम प्रतिवर्ष त्योहार को मनाते हैं। देखिए, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक है। सभी जानते हैं रावण का पुतला फूंका जाता है। यह त्योहार हमें अधर्म पर धर्म की विजय की शिक्षा देता है। बंगाल में इस त्योहार को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में दशहरे से कुछ दिन पूर्व ही रामलीलाएं शुरू हो जाती हैं या प्रारंभ हो जाती हैं। दशहरे के दिन आकर्षक झांकियां निकाली जाती हैं। संध्या के समय रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। इन पुतलों के अंदर पटाखे भरे रहते हैं। इस उत्सव को देखने के लिए हजारों संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव का समापन किया जाता है। देखो, जगह जगह दशहरे का मेला भी लगता है। दशहरा क्यों मनाते हैं? कि अयोध्या के राजा श्री राम ने रावण का वध किया था, इसी खुशी में आप जगह जगह जब मेलों में देखते हो 3 पुतले जलाए थे। तो किस किस के? रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। और क्या होता है, इन पुतलों के अंदर पटाखे होते हैं, ठीक है। इस उत्सव को देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव का समापन किया जाता है। जगह जगह मेले सजते हैं, बाजार सजते हैं और बड़े ही हर्ष के साथ इस मेले का समापन किया जाता है। आपको ये निबंध लेखन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमें क्या करना है, अब पढ़ेंगे गांव का देश भारत। गांवों का देश, हमारे जो गांव होते हैं, कुछ गांव छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ सुंदर होते हैं। तो हमारे गांवों का देश, हम निबंध लिखेंगे गांवों का देश। तो हमारा विषय क्या है? गांवों का देश भारत। देखो कितना सुंदर लग रहा है। देखो चित्र आपको दिखाई दे रहा, पेड़ है, हरियाली है, ट्रैक्टर है, घर दिखाई दे रहे हैं, छोटे सड़कें हैं। इतना सुंदर चित्र है ये गाँव का। हमारा देश भारत मुख्यतः गाँवों का देश है। यहाँ पर क्या है, भारत में अधिकतर गाँव है। यहाँ की 2/3 से अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। यहाँ आधे से अधिक लोगों का जीवन खेती पर निर्भर है। पहले गांव की हालत बहुत दयनीय थी। ग्रामीण लोग जमींदारों और साहूकारों के हाथ की कठपुतली थे। लोग कच्चे घरों में रहते थे, समझ गए। अब धीरे धीरे गांव में विकास की गति बढ़ी है। अधिकांश गांव में पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। खेती के लिए आधुनिक उपकरण, ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि उपलब्ध है। शिक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। किसानों को कृषि की नई नई तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। गांवों में बैंक खाते खोले जा रहे हैं, जहां से मामूली ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होता है। पक्की सड़कों के बनने से यातायात सुगम हो गया है, जिसके कारण फसल बेचने के लिए बाजार मिल जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ग्राम सुधार की दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि गांवों की उन्नति पर ही देश की उन्नति निर्भर है। पहले गांव कैसे रहते थे? ना कोई सुविधा होती थी, ना लाइट होती थी, बिजली होती थी, ना सड़कें पक्की होती थी। हमारे किसान गरीब रहते थे, ठेकेदारों पर निर्भर रहते थे। अब गांव में उन्नति की तरफ है। पक्की सड़कें हैं, लाइट है, खेती करने के नए नए उपकरण, साधन है और बैंकों में खाते खोले जा रहे हैं। यातायात सुगम हो रहा है पक्की सड़कें बनने से। और इतना सब कुछ होने के बावजूद ग्राम सुधार की दिशा में बहुत कुछ करना अभी भी बाकी है। अभी भी बहुत कमियां हैं जो करनी बाकी है, क्योंकि गांवों की उन्नति पर ही देश की उन्नति निर्भर है। तो समझ में आया आपको विषय, गांवों का देश भारत। अब देखिए वृक्ष और पर्यावरण।
चलिए एक निबंध हम और पढ़ते हैं, वृक्ष और पर्यावरण। देखो, आपको सबको पता है कि वृक्ष ही हमारा जीवन है और वृक्षों से ही क्या है, पर्यावरण अच्छा रहता है। यदि पृथ्वी पर वृक्ष ना हो तो हमारा जीवन कैसा हो, बिल्कुल तहस नहस, बिल्कुल बेकार। हम सांस भी नहीं ले सकते। ठीक। देखिए, पर्यावरण और मानव जीवन का आपस में घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण और मानव का क्या है, आपस में घनिष्ठ संबंध। प्राचीन काल से ही वृक्ष मानव जीवन के लिए आवश्यक माने जाते हैं। वृक्ष पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जो वृक्ष नहीं होंगे तो हमारा पर्यावरण भी नहीं होगा। तो क्या है, वृक्ष क्या है, पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो मानव जाति के लिए भी बहुत उपयोगी है। ये पर्यावरण को शुद्ध करते हैं तथा बढ़ते हुए तापमान को नियंत्रण में रखते हैं। मानव अपने उपयोग की अधिकांश वस्तुएं वृक्षों से ही प्राप्त करते हैं। वर्तमान समय में देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ईंधन और इमरती लकड़ी की मांग को पूरा करने के लिए वृक्षों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या की ईंधन और इमारती इमारती लकड़ी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या हो रहा है, वृक्षों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। देखो, जैसे देखो ये काटा ना, ये पेड़, कितने सारे पेड़ कटे, ये काटा, ये काटा। यहाँ पर पौधारोपण बच्चे कर रहे हैं और यहाँ इधर देखो पेड़ पेड़ कट रहे हैं। चित्र में देखिए, आपको समझ जाएगा। वृक्ष वर्षा कराने में सहायक होते हैं। वृक्षों की अधिकाधिक कटाई के कारण वर्षा का कम होने लगी है। जब क्या हो रहा है, जब वृक्ष वर्षा कराने में सहायक होते हैं, जब हमारी अधिक मात्रा में वृक्ष कटते हैं तो जिसके कारण वर्षा भी कम होती है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यावरण भी बढ़ रहा है, प्रदूषण भी। अतः अधिकाधिक वृक्ष लगाना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। वृक्ष कई प्रकार के पशु पक्षियों के आश्रय का स्थल भी है। गर्मी व थकान से व्याकुल व्यक्ति भी वृक्ष की शीतल छाया में सुख का अनुभव करते हैं। वृक्ष से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां व दवाइयां प्राप्त होती हैं। अतः हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष जुलाई महीने में वन महोत्सव मनाया जाता है। तो बच्चों, आपको वृक्ष और पर्यावरण समझ में आया। आज का अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको निबंध लेखन समझ में आया होगा कि निबंध हमें कैसे लिखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, और हम मिलेंगे आपसे एक नए कक्षा में नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।